केस दिया है, एक m मास का इंसान है, लिफ्ट में खड़ा है, मूविंग अपवर्ड, उसका नकली वेट कितना आएगा? एपरेंट मतलब नकली वेट, असली वेट तो mg है, उसका असली वेट तो mg है, पर लिफ्ट में जाने के बाद नकली वेट आ रहा है। नकली वेट क्यों आ रहा है पता नहीं, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें। तो वो कह रहा है बताओ कितना वेट आएगा। क्या नकली वेट निकल के आता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है ए एक्सेलरेशन से, नीचे आ रही होती है ए एक्सेलरेशन से, रुकी होती है, या फिर एक कांस्टेंट स्पीड से बिना एक्सेलरेट किए चल रही होती है, या फिर एकदम से अगर लिफ्ट की रस्सी कट जाए तो उस केस में वेट क्या आएगा? मतलब समझ रहे हो फिजिक्स कितनी ज्यादा सटल है। रस्सी कट गई है लिफ्ट की, मौत नीचे है, हम वेइंग मशीन में क्या देख रहे हैं? वेट कितना आ रहा है। ठीक है, केस ले रहे हैं, जान रहे हैं क्या हो रहा है, समझ रहे हो? चलो सुनिएगा, सबसे पहले आपको इसलिए समझना पड़ेगा वो ये है, जब कभी एक टेबल पे या धरती पर एक m मास का ब्लॉक पड़ा होता है, तो ये m मास का ब्लॉक प्रेम पूर्वक अपना पूरा वेट mg किस पे लगाता है? टेबल पे। किस पे? अब ये टेबल पे mg लगा रहा है ना? हाँ ना बोलो। मैंने आपको बताया था अगर एक बॉडी पर 0.1 न्यूटन फोर्स भी लग गया ना, इधर बॉडी रुकेगी, रुकी हुई बॉडी चलेगी। न्यूटन ने कभी नहीं कहा था कि एक बॉडी को चलाने के लिए इतना कम से कम लगाना पड़े। हाँ, न्यूटन ने कहा था एक बॉडी को चलाने के लिए फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स। थोड़ा होगा तो भी बॉडी मूव करेगी, बहुत होगा तो भी बॉडी मूव करेगी। थोड़े से एक्सेलरेशन कम आएगी, ज्यादा से एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, लेकिन बॉडी तो मूव। क्या ये जमीन पे रखा हुआ मास पड़ा हुआ है चुपचाप, क्या इस पे फोर्स नीचे लग रहा है mg? नीचे की तरफ फोर्स है ना? क्या ये ब्लॉक नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा। मतलब जो आपको फोर्स mg नीचे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो रहा है, कहीं ना कहीं। सोचने की बात है, अगर नीचे 20 न्यूटन मेरा वेट लग रहा है, मान लो m की वैल्यू है 4 और g की वैल्यू है 10, मास दे रखा है 4 किलो और g है 10, तो वेट कितना आ जाएगा? mg क्या आ जाएगा? 4 × 10, मतलब 40 न्यूटन मेरा वेट, मैं एक m मास हूं, मेरा वेट कहां लग रहा है? नीचे। तो अगर किसी बॉडी पर 40 न्यूटन नीचे लगेगा तो उसको नीचे जाना चाहिए ना। अगर बॉडी इतनी सी भी नीचे नहीं जा रही, धरती के अंदर नहीं धस रही, आप और मैं दोनों जानते हैं उसे फोर्स लग रहा है नीचे, पर वो नीचे नहीं जा रही, मतलब वो फोर्स कैंसिल हो रहा होगा। वो फोर्स, सच बताना, नीचे लगने वाले 40 को कैंसिल करने के लिए मुझे किस तरफ और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तो नीचे के 40 को ऊपर का 40 काटेगा। तो अब ये बताओ, इस m मास के वेट को, जो m मास का mg नीचे लग रहा है, उस mg को कैंसिल करेगा कौन? कौन करेगा कैंसिल? कौन लगाएगा फोर्स? अगर ये टेबल है, अगर ये अर्थ है, तो टेबल या अर्थ पर लगा mg एक्शन, टेबल या अर्थ ने लगाया रिएक्शन। थर्ड लॉ। तो इन्होंने लगाया 40 न्यूटन नीचे, यानी mg नीचे, तो उतना ही फोर्स टेबल ने लगाया ऊपर। भैया टेबल ने सच में फोर्स लगाया है। हाँ, मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था, अगर टेबल की जगह मैं कागज रख दूं और कागज के ऊपर 5 किलो मास रखूं, तो वो 5 किलो मास कागज के अंदर धस जाएगा ना, कागज फट जाएगा और मास नीचे गिर जाएगा। पर टेबल के केस में ऐसा फर्क क्या है पेपर और टेबल में? टेबल ने बोला, टेबल क्या था, टेबल के ऊपर जब 40 न्यूटन लगा तो टेबल ने भी ऊपर लगा दिया, वो ब्लॉक रुका रहा। पर जब कागज के ऊपर 40 न्यूटन वेट वाली चीज रखी तो कागज से बोला अब बैलेंस करना है तो तू भी लगा 40 न्यूटन। कागज कहां से लगाएगा 40 न्यूटन? कागज में जान ही नहीं है इतनी, है क्या? तो कागज 40 न्यूटन नहीं लगा पाया, और कागज लगा पाया होगा कुछ, कितना, 10-12 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ऊपर 40 नीचे, तो नेट फोर्स किस तरफ आया? कितना न्यूटन? इसीलिए तो वो कागज फट गया और वो मास कहां चला गया? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नेट फोर्स है तो ऑब्जेक्ट चलेगा ही। चलने के लिए नेट फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो पक्का उस पर नेट फोर्स क्या है? सारे फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, तभी वो बॉडी रुकी हुई है। रुका हुआ व्यक्ति तभी, रुकी हुई वस्तु तभी रुकी होती है जब कोई फोर्स नहीं लग रहा। या फिर अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सारे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। नेट फोर्स 0 होगा तो ही बॉडी रुकेगी, वरना बॉडी रुकेगी। तो ये मास तो रुका हुआ है, मतलब नेट फोर्स क्या है? तो इसके मास के mg को कैंसिल करता है टेबल का रिएक्शन। टेबल का रिएक्शन, ये एक्शन था तो वो क्या है? रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम है
नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम है? उसे एन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या? एन। और उस नॉर्मल रिएक्शन को बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? सबको क्लियर है? श्योर? अच्छी बात है। तो अब एक बात ध्यान सुन लो बच्चों, ध्यान से। आपको मैंने एक बात रटवाई थी, दोबारा बताता हूं। नेट फोर्स इक्वल टू एम में बोलो दोबारा। नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स इक्वल टू, सोच के बोलना, समझ के बोलना। नेट फोर्स इक्वल टू, अच्छा टेबल ने क्या लगाया? एन, है ना? क्या लगाया? अच्छा किस किस को लगता है भैया एन एमजी के बराबर होगा? मास ने टेबल पे लगाया एमजी, एमजी टेबल ने मास पे लगाया एन, तो जितना एक्शन होता है उतना ही तो रिएक्शन होता है। इसका नाम एन है, लेकिन क्योंकि ये मास रुका हुआ है, क्योंकि ये मास, तो एन और एमजी इक्वल है। एन और एमजी इक्वल होंगे तभी तो मास रुकेगा भाई। अगर ऊपर वाला नीचे वाला फोर्स बराबर होगा तभी तो कैंसिल होगा। अगर एक भी ज्यादा हुआ, ऊपर वाला ज्यादा हुआ तो बॉडी कहां भागेगी? नीचे वाला ज्यादा, बॉडी कहां भागेगी? तो अगर ये मास रुका हुआ है तो पक्का हम बोल सकते हैं एन और एमजी बराबर है। तो जब हम किसी चीज पे अपना वेट लगाते हैं तो वो चीज भी हम पे क्या लगाती है? फोर्स। क्या लगाती है? उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं? सीबीएसई की किताबों में इसे डिनोट करते हैं आर से। किससे? अपन जब पढ़ाएंगे, अपन मतलब जब चलता है, आप आईआईटी पढ़ते हैं तो एन से डिनोट होता है। आईआईटी मतलब इन द सेंस मैंने जिस तरीके से पढ़ा था वैसे ही मैं पढ़ाता हूं, तो हमने एन पढ़ा था। जो किताबें होती है एचसी वर्मा, इन सब में एन लिखा होता है। नॉर्मल रिएक्शन का एन उठाया, उसमें रिएक्शन का आर उठाया, तो फर्क नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब नेट फोर्स इक्वल टू एम में मैंने आपको बुलवाया 2-3 बार। नेट फोर्स इक्वल टू, अच्छा अब नेट फोर्स इक्वल टू एम में सिखाता हूं अप्लाई करना। ऊपर 15 न्यूटन, नीचे 5 न्यूटन, मास 2 केजी। इस पूरे सेटअप में नेट फोर्स इक्वल टू एम में लगा के बताओ, बिना बिना पेन चलाए बोल के। आपको पता है दो फोर्सेस का नेट कैसे निकालते हैं? ऊपर लग रहा है 15, नीचे लग रहा है 5, तो ज्यादा किस तरफ लग रहा है? तो बॉडी किधर जाएगी? ऊपर। तो नेट फोर्स क्या आएगा? ऊपर 15 नीचे 5, नेट फोर्स क्या आएगा? 10 या 20? 20 थोड़ा आएगा कि 20 आएगा? अरे ये 5 तो उस 15 को कैंसिल करेगा, काटेगा नहीं काटेगा? ये 5 उस 15 को, अब बताना 15 न्यूटन 5 न्यूटन, नेट फोर्स, ये कॉमन सेंस है ना? यहां पर दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, वहां पर क्यों क्यों क्यों? तो यहां पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाला फोर्स माइनस इजी, नेट फोर्स आ गया। फॉर्मूला क्या था? नेट फोर्स इक्वल टू एम में, तो नेट फोर्स आ गया 15 माइनस 5 इज इक्वल टू एम कितना है? और एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम में। यहां लगा के बताओ 15 प्लस 5 नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। नहीं आया समझ में? इसे बोलते हैं फोर्स की इक्वेशन। क्या बोलते हैं? फोर्स की इक्वेशन। इस चैप्टर में आगे जितने भी प्रश्न है मुश्किल से मुश्किल, उन सब में एक ही बात सीखनी है, फोर्स की इक्वेशन लिखना सीख जाओ। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी डायग्राम में फोर्स की इक्वेशन लिखना सीख गए, काम हो गया। फोर्स की इक्वेशन लिखना सीखना है कि फोर्स की इक्वेशन लिखते कैसे हैं। और फोर्स की इक्वेशन होती क्या है? नेट फोर्स इक्वल टू एम में। क्या होती है? नेट फोर्स इक्वल टू, नेट फोर्स इक्वल टू। अच्छा भैया 15 में से 5 माइनस करूं या 5 में से 15? 15 में से ज्यादा वाले में से, ज्यादा में से। भैया अगर ये हुआ तो ऊपर लिखा है भैया F1, नीचे लिखा है F2, और ऐसे एरो मार के लिखा है एक्सेलरेशन A, और यहां M मास है। भैया अब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करूंगा? F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1? F1 माइनस F2 कि F2 माइनस F1? अगर बॉडी में, बॉडी की एक्सेलरेशन का साइन ऊपर है, अगर बॉडी की एक्सेलरेशन मतलब बॉडी किधर जा रही है? बॉडी ऊपर जा रही है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? F2 ज्यादा होगा। तो बालक बॉडी ऊपर जा रही है तो ये ज्यादा होगा, तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी। नहीं आया? ये ज्यादा था तभी ये जीत गया ना। और बॉडी किस तरफ जा रही है? 15 और 5 किधर जाएगी बॉडी?
ए ऊपर नीचे बोलो ना। 15 और 5 बॉडी किधर जाएगी? 12 और 20 बॉडी किधर जाएगी? सही है, ठीक है। 5 और 20 बॉडी किधर जाएगी? तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स होता है उस तरफ बॉडी जाती है। तो अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो मतलब कौन ज्यादा? F1। और नेट फोर्स इक्वल टू एम में लिख के बताओ इसका कैसे लिखोगे? एफ नेट इक्वल टू एम, बताओ जल्दी। F1 माइनस इक्वल टू, कौन कहता है भैया डायग्राम बना दो, ऐसी कितनी भी इक्वेशन लिख देंगे हम, कोई मुश्किल बात नहीं है, लिख दोगे? चालू करें, चलिए, जो सिखाना था सिखा दिया। अब आते हैं सीधा कॉन्सेप्ट पे कि ये जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, ये कहां जा रहा है? पहला केस है व्हेन द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। किधर जा रही है? ऊपर। एक्सेलरेशन क्या है? ए। क्या है? ठीक है। नीचे लग रहा है कि जो बंदा लिफ्ट में खड़ा होगा, ये लिफ्ट के ऊपर एमजी लगाएगा नहीं लगाएगा? हाँ ना बोलो। लिफ्ट नहीं है, चलो लिफ्ट के ऊपर तुमने वेइंग मशीन रखी है, तो ये वेइंग मशीन पे क्या लगाएगा? और वेइंग मशीन इस पे क्या लगाएगी? एमजी। एन बोलते हैं उसे, इज्जत करो उसकी, क्या बोलते हैं? तो नीचे लगा क्या? एमजी। ऊपर क्या लग रहा है? मानते हो नहीं मानते? भाई हर केस में यही होगा। हाँ हाँ, इसमें क्या है? लिफ्ट जा रही है नीचे, कहां जा रही है? ए एक्सेलरेशन से, तो एरो बन गया नीचे। अभी भी नीचे की तरफ क्या लग रहा है? और ऊपर एन। कोई फर्क नहीं है भाई, सही है। ये तो मार्किंग आप भी कर लेंगे। लिफ्ट के अंदर एक बंदा बना दिया, ऐसे गोल गोल करके बना देना, समझ रहे हो? उसके बाद नीचे लग गया एमजी, तो नीचे बना दिया एमजी, ऊपर लग गया एन। और एक्सेलरेशन जो वाला जो केस है, पहला केस क्या था? अपवर्ड्स, तो हमने ऊपर एरो बना के ए लिख दिया। यहां ये क्या है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। कोई दिक्कत? इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? बताओ, एन बड़ा है एमजी बड़ा? एन, क्योंकि लिफ्ट कहां जा रही है? तो बताओ, नेट फोर्स निकालने के लिए ज्यादा वाला माइनस, कौन कौन ये बात समझ गया? नेट फोर्स समझ गए? इक्वल टू एम ए। एम मास है इस बंदे का, और एक्सेलरेशन क्या है? सही है। क्या इसमें भी लिख सकते हो इक्वेशन? बताओ। एमजी बढ़ा है क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है, एमजी माइनस इक्वल टू, सही है। एक्सेलरेशन था ना दोनों में, एक में ऊपर की तरफ, एक में। अभी बस इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो सबकी फोर्स की इक्वेशन लिख रहा हूं। एक सेकंड बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों किस में वेट ज्यादा, किस में वेट कम। When lift is at rest or moving with uniform velocity, डाउनवर्ड या अपवर्ड कैसे भी, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो, अच्छा रुकी हुई लिफ्ट में एक्सेलरेशन क्या होता है? और अगर बॉडी की स्पीड फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट मूव कर रही है, ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड ऊपर भी जा रही है, तो धीरे बिल्कुल 20 की स्पीड जा रही है, नीचे भी जा रही है तो 20 की स्पीड जा रही है। तो अगर स्पीड सेम है बॉडी की, तो एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या, तो अगर वो कह रहा है कि बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट या फिक्स या यूनिफॉर्म स्पीड, तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो रेस्ट बोलते हो तो भी मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हो तो भी मतलब होता है एक्सेलरेशन। तो ये दोनों केस एक साथ क्यों लिखे हैं थर्ड पार्ट में? क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या है? ना बॉडी ऊपर जा रही है ना बॉडी। तो भैया इसमें भी ऊपर तो एन लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे ये बंदा लगा रहा होगा, तो बंदे ने वेइंग मशीन पे लगाया एमजी, वेइंग मशीन ने उस पे लगाया। अच्छा कौन सा ज्यादा है? पता ही नहीं, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही। किसी को भी ज्यादा मान ले, एन को मान लो, एन को मान लिया तो बोलो एन माइनस इज इक्वल टू एम ए क्या है? क्लियर है? अच्छा तो एन माइनस एम जी इक्वल टू, ये आ गई मेरी तीसरी फोर्स की इक्वेशन। लास्ट, when the lift falls freely, when the lift falls freely, अगर लिफ्ट को फ्रीली, आप ऊपर से एक बॉल को फ्रीली छोड़ते हो, वो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आती है? जी। पता है बात आपको? जिस भी चीज को फ्रीली छोड़ जाता है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? नीचे आने की। अगर लिफ्ट में तार लगी है तो वो तार उसे अपने आप किसी फिक्स एक्सेलरेशन नीचे ले आएगी, लेकिन अगर तार कट गई तो जैसे हर ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर जाता है अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे सरफेस पे अट्रैक्ट होता है, वैसे ही वो लिफ्ट भी अट्रैक्ट होगी। रस्सी कट गई, लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, और फ्री फॉल का मतलब आज से आपके लिए होना चाहिए कि मतलब वो बॉडी जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। क्या? जी एक्सेलरेशन से कहां जाएगी? तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि आपकी एक्सेलरेशन कितनी है? जी। ऊपर क्या लगेगा? एन। नीचे क्या लगेगा? तो वेइंग मशीन पे लगाया इसने एमजी, वेइंग मशीन ने इस पे लगाया एन।
तो अब बताओ ज्यादा कौन है? mg माइनस इक्वल टू किसको? ये सब क्लियर हो रहा है? कौन कहते हैं चारों केस के रफ डायग्राम बना के मैं ये लिख दूंगा? लिख दोगे? श्योर? भैया आप ये बताओ कि हमारा वेट होता है mg, लिफ्ट में जाने पर ना m बदलता है ना g बदलता है, तो हमारा वेट बदल कैसे जाता है? सत्य को तब्दील करते हैं उस तरीके से, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है? लिफ्ट में जाने पर हमारा वेट नहीं बदलता, पर आपने कहा था वेइंग मशीन रख के चेक कर लो, रीडिंग अलग आएगी, कहा था ना? तो अब भी कह रहा हूं, वेइंग मशीन रख के चेक कर लो, रीडिंग, आपका वेट नहीं बदलता। दोनों बातें सच हैं। लिफ्ट में जाने पर आपका वेट mg नहीं बदलता, लिफ्ट में जाने पर आपका वेट mg नहीं बदलता, आपका एक्चुअल वेट है mg। क्या है? mg। वेइंग मशीन से नापोगे तो बदलेगा। क्यों? क्योंकि सत्य अब आ रहा है, वेइंग मशीन mg नहीं नापती, वेइंग मशीन mg नहीं नापती। वेइंग मशीन मेरा मास कैसे जानती है? घंटा नहीं जानती वो मास मेरा। आप क्या वेइंग मशीन खड़े होते हो मास नाप लेती है? ऊपर सेंसर है कोई? वेइंग मशीन आपको लगता है आजकल में बनी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वेइंग मशीन? अरे बहुत पहले से बन रही है वेइंग मशीन, सुई वाली चलती थी, अब वो डिजिटल चलती है, नहीं पता? वेइंग मशीन इतने पुरानी चल रही है, कोई सेंसर लगते हैं उसमें? कहते तारे मारे लगा दो वो मास नाप लेगा आपका, कोई स्कैनर ऊपर तक आता है मास नाप ले। तो वेइंग मशीन मास नाप कर उसको जी से मल्टीप्लाई करके आपका वेट इतना है ऐसे नहीं बताती। वेइंग मशीन मास नहीं नापती, तो भैया वो क्या नापती है? वेट। अरे मैडम मतलब वो mg नहीं नापती है, वेइंग मशीन आपका m और g, ये जो mg है वेट नहीं नापती। इट कैन नॉट मेजर m इंटू g, mg नहीं नापती। एक्चुअल वेट हमारा क्या होता है? mg, फॉर्मूला क्या है? mg। तो वो m और g यानी m इंटू g करके जो वेट आता है वो नहीं नापती। पता क्या नापती है? वही नापती है कि आप वेइंग मशीन पे खड़े हुए, आपका वेट है 50, तो आप उसमें कितना धक्का लगाओगे? 50। तो उस धक्के को कैंसिल करने के लिए वेइंग मशीन ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, वो कितना होगा? 50। क्योंकि आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े हो, तो आपने लगाया 50, उसने भी लगाया 50। सही है? क्योंकि आप अभी ऊपर नीचे नहीं जा रहे, तो आप पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? नीचे वाला ऊपर वाला फोर्स बराबर होना चाहिए। तो आपने उस पर लगाया 50, उसने आप पे लगाया, तब आप उस पर टिक पाए। तो वेइंग मशीन बस ये नापती है आपको, आप उसके ऊपर टिक पाओ, इसके लिए उसे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। नहीं समझे? आप कितना mg लगा रहे हो ये नहीं नापती वो आपको बैलेंस करने के लिए कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है ये नापती है वेइंग मशीन। वेइंग मशीन के अंदर से कितनी जान लग रही है हमें उस पर नॉर्मली खड़े रहे हम उसके लिए। तो वेइंग मशीन हमारा वेट बैलेंस करती है ना, हम लगाते हैं mg, वो लगाती है n, तो वो नापती है अपना n। और जब आप ग्राउंड पे होते हो तो नीचे जितना mg लग रहा है ऊपर उतना ही। अबे यही तो कहा था मैंने लास्ट स्लाइड में, नहीं कहा था कि अगर आप धरती पे हो तो नीचे जितना mg लग रहा है उतना ही ऊपर? और n और mg क्या होते हैं? इक्वल। क्या होते हैं? यही बात है, धरती पर n और mg इक्वल होते हैं। वेइंग मशीन क्या नापती है? n। क्या नापती है? तो हमें लगता है हम अर्थ पे, उसने n नापा और n किसके बराबर है? mg के, तो हमें हमारा वेट मिल गया, तो उसने रीडिंग दिखाई, भाई हमारा वेट है, हाँ ना बोलो। लेकिन वेइंग मशीन लिफ्ट में जाती है खराब हो जाती है, वो अपनी बात पे टिकी हुई है कि मैं क्या नाप रही हूं? n। धरती पर n किसके बराबर है? mg के, लेकिन लिफ्ट में जाने पर n mg के बराबर नहीं होता, mg से ज्यादा है mg से। तो हमारा एक्चुअल वेट तो mg है, लेकिन लिफ्ट में मशीन हमें अपना नकली वेट दिखाती है। क्या दिखाती है? क्योंकि मशीन की दिक्कत क्या है? मशीन क्या नाप रही है? n। क्या नाप रही है? और हम किसकी बात कर रहे थे? अपने mg की। तो क्या लिफ्ट में जाने पर mg बदलता है? नहीं। वेट बदलता है? नहीं। लिफ्ट की सॉरी मशीन की रीडिंग बदलती है, यस, क्योंकि मशीन mg नहीं नाप रही, n नाप रही है। नहीं आया समझ में? भैया तो धरती पर जब हम होते हैं तो हमारा n mg के बराबर होता है, क्या लिफ्ट में n बदल जाता है? चलो चेक कर लेते हैं, ये तुमने लिखी है ना इक्वेशन, तो बताओ यहां पे mg को उधर ले जाओ, n क्या हो जाएगा? mg उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस में m है, तो क्या कुछ कॉमन आएगा? m ब्रैकेट g प्लस। तो क्या आपको लगता है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg से बढ़कर mg प्लस a हो गई है?
नहीं देख रहे? नॉर्मल रिएक्शन जो मशीन नाप रही थी वो बढ़कर हो गया mg प्लस। अच्छा यहां देखो, n को उधर ले जाओ, ma को इधर ले आओ, n इज इक्वल टू mg माइनस m कॉमन ब्रैकेट क्या आ गया? क्या यहां पर n की वैल्यू mg से कम होकर mg माइनस कम हो गई ना? लिफ्ट नीचे जाती है तो आपकी मशीन कम रीडिंग दिखाएगी, ऊपर जाएगी तो ज्यादा रीडिंग दिखाएगी, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है। क्या mg चेंज हो रहा है? क्या वेट चेंज हो रहा है? मशीन की रीडिंग बदल रही है, नकली वेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अगर आप कांस्टेंट स्पीड से चलते रहे तो n की वैल्यू क्या आती है? माइनस mg तो क्या बन जाएगा? तो n इज इक्वल टू, यानी कि अगर मेरी लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से चलती है या लिफ्ट रुकी होती है तो वो ग्राउंड की तरह ही तो होगी। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो लिफ्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगी या ग्राउंड पे होगी या रेस्ट पे होगी, तीनों केस में n और mg बराबर आएंगे। तो जो हमारा वेट हमें एक्चुअल है, हमारा वेट mg, वही हमें रीडिंग दिखेगी। तो यूनिफॉर्म स्पीड पर रीडिंग बदलती, आपका एक्चुअल वेट mg और आपका नकली वेट n बिल्कुल बराबर होते हैं। अब अगर फ्री फॉल हो जाए, फ्री फॉल, अगर लिफ्ट कट जाए, रस्सी कट जाए, तो मशीन क्या रीडिंग दिखाएगी? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा देखते हैं। क्या प्लस का mg से प्लस का mg कट जाएगा? तो n इज इक्वल टू, मशीन में आपका वेट क्या आएगा? 0। मशीन में आ रहा है, एक्चुअल वेट हमारा क्या है? mg। मशीन क्या नापती है? n। लिफ्ट में जाने पर mg नहीं बदलता पर n बदल जाता है, इसलिए मशीन की रीडिंग भी। आपको समझ में आया कि मशीन क्या नाप? अच्छा देखो, अब 3 सवाल पूछता हूं, फिर खत्म करूंगा, फिर आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप ट्राई करना है ना, करके दिखाना। ठीक है, 3 सवाल। पहला, क्या लिफ्ट में जाने पर वेट बदलता है? क्या लिफ्ट में जाने पर वेट बदल जाता है? क्या लिफ्ट में जाने पर मास बदलता है? क्या लिफ्ट में जाने पर जी बदलता है? क्या लिफ्ट में जाने पर मशीन की रीडिंग बदलती है? मशीन mg नापती है? मशीन m नापता है? मशीन सिर्फ g नापता है? मशीन n नापती है? वेइंग मशीन मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। बोलो, वेइंग मशीन मेजर्स and when we go inside a lift and lift accelerates up or down, what changes? mg changes? No, n changes. Normal reaction changes. That's why the reading of machine changes. Getting or not? ठीक है, इसीलिए हम लिफ्ट में नपे हुए वेट को एपरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नकली वेट। क्या आपको समझ में आया? n इज इक्वल टू, सुनो, ऊपर जाते वक्त n हो जाता है mg प्लस ए, नीचे आते वक्त m ब्रैकेट g माइनस ए, और अगर फ्री फॉल हो जाएगा तो n हो जाएगा 0, और अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड चल रही है तो n और mg बराबर है। n और mg नहीं आया समझ में? एक्सेलरेट ऊपर m ब्रैकेट g प्लस है, एक्सेलरेट नीचे m ब्रैकेट g माइनस है, कांस्टेंट स्पीड n इज इक्वल टू mg, और फ्री फॉल n इज इक्वल टू 0। ये चारों के इस पेपर में आते हैं, 2 नंबर का ये टॉपिक आता है। आपको ये डायग्राम बनाना होता है, ये लिखना नहीं होता ऐसे। ये डायग्राम बनाया, ये कर दिया, ये डायग्राम बनाया, ये कर दिया, पीछे ये डायग्राम बनाया, ये कर दिया, डायग्राम बनाया, बस मिल गए 2 नंबर, या 3 का है तो 3 नंबर। ठीक है, आ रहा है समझ में? पक्की बात है। तो मून पे जाने पर मास चेंज होता है? वेट चेंज होता है? क्या कर रहे हो यार? मून पे जाने पर वेट बदलता है? मून पे जाने पर m बदलता है? मून पे जाने पर मास नहीं बदलता, लेकिन g बदल जाता है, तो उसकी वजह से mg बदल। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा लिफ्ट और मून में? श्योर। वेइंग मशीन मेजर्स डैश नॉर्मल रिएक्शन। लिफ्ट में ऊपर जाने पर, नीचे जाने पर, एक्सेलरेट करने पर mg बदलता है या फिर n बदलता है? n बदलता है। ठीक है, डन।